एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो परेशान करने वाला विरोधाभास है, जहां से आज हमें अपनी इस चर्चा की शुरुआत करनी होगी। एक तरफ एक ऐसा इंसान है जिसके नाम 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। हाँ। और जो अपनी मौत के 10 साल बाद भी, मतलब 2013 से 2023 तक दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में टॉप पर रहा। बिल्कुल। मतलब वो इंसान जिसने खुलेआम कहा था कि वो 150 साल तक जीना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ जब 50 साल की उम्र में उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो वो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं है। हाँ, रिपोर्ट में पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था, शरीर में सिर्फ और सिर्फ दवाइयों का कॉकटेल था। ढांचा मात्र हड्डियां बची थी और सिर से लेकर पैर तक अनगिनत इंजेक्शंस के निशान थे। ये सिर्फ एक मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बाहर से जो जिंदगी एक अल्टीमेट सक्सेस स्टोरी दिख रही थी, वो अंदर से कितनी भयानक त्रासदी बन चुकी थी। हम माइकल जैक्सन की उस रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि अथाह सफलता की कीमत एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी देकर कैसे चुकानी पड़ी। और शुरुआत में ही ये साफ करना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ एक पॉप स्टार की बायोग्राफी नहीं है, ये एक केस स्टडी है। हाँ, कि जब किसी इंसान पर बचपन से ही परफेक्शन का इतना ज्यादा दबाव डाल दिया जाए तो उसका क्या नतीजा होता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है गैरी, इंडियाना के एक छोटे से घर से, जहाँ 10 भाई बहनों का परिवार रहता था और आर्थिक तंगी इतनी थी कि पिता जोसेफ जैक्सन ने बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही बैंड का हिस्सा बना दिया। मतलब जब माइकल इस बैंड में शामिल हुए तब उनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। जरा सोचिए, 6 साल का बच्चा रातों को क्लब्स में परफॉर्म कर रहा था। और उनके पिता का रवैया बहुत क्रूर था। रिहर्सल में जरा सी गलती होने पर वो बच्चों को बेल्ट से मारते थे, और तो और वो माइकल की शक्ल और खासकर उनकी नाक का मजाक भी उड़ाते थे। बिग नोज कहकर बुलाते थे ना। हाँ बिल्कुल। और यही वो मनोवैज्ञानिक घाव था जिसने आगे चलकर उन अनगिनत प्लास्टिक सर्जरीज की नींव रखी। लेकिन सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात आवाज से जुड़ी है। वो प्यूबर्टी रोकने वाले इंजेक्शंस। हाँ, मौत के बाद माइकल के डॉक्टर ने पुष्टि की थी कि जोसेफ ने 13 साल की उम्र में माइकल को प्यूबर्टी रोकने के इंजेक्शंस लगवाए थे ताकि उनकी आवाज हमेशा सुरीली और हाई पिच रहे। ये तो किसी के प्राकृतिक विकास के साथ किया गया सबसे भयानक खिलवाड़ है। मतलब सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा परिवार के लिए पैसे कमा रहा था। सही कहा आपने। उनके शरीर के प्राकृतिक हार्मोन्स को पूरी तरह असंतुलित कर दिया गया। ये सुनकर मुझे बोनसाई के पेड़ की याद आ रही है, जहाँ एक पेड़ को जानबूझकर बढ़ने से रोक दिया जाता है, उसकी जड़ें काट दी जाती हैं ताकि वो देखने में सुंदर लगे। ये बहुत ही सटीक तुलना है। माइकल दुनिया के लिए एक खूबसूरत बोनसाई ही थे जो अंदर से घुट रहे थे। क्या बचपन को रोककर मिली इस सफलता को हम असली कामयाबी कह सकते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि एक तरफ वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी व्यावसायिक सफलता ऐसे रिकॉर्ड बना रही थी जिसे शायद ही कोई दोबारा छू सके। मोटाउन रिकॉर्ड से एपिक रिकॉर्ड्स तक का सफर, फिर ऑफ द वॉल एल्बम ने तो तहलका ही मचा दिया था। और फिर 1982 में आई थ्रिलर, 8 ग्रैमी अवार्ड्स और दुनिया की बेस्ट सेलिंग एल्बम। और वो 1983 का मोटाउन 25 कॉन्सर्ट, जहां पहली बार उन्होंने मून वॉक किया था। मतलब अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सोचें तो वो मून वॉक पॉप कल्चर के लिए वैसा ही था जैसे सचिन का स्ट्रेट ड्राइव। हाँ, या विराट कोहली का कवर ड्राइव, बिल्कुल परफेक्शन का चरम। लेकिन यहीं से कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। जब आप इतने ऊंचे शिखर पर होते हैं तो गिरने का खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। बिल्कुल। 1984 में पेप्सी के साथ $5 मिलियन की एक बड़ी डील थी, लेकिन शूटिंग के दौरान स्टेज के पटाखों में कुछ खराबी आई और माइकल के बालों में आग लग गई। मैंने वो वीडियो देखा है। वो आग लगी हुई थी और वो धुन में मगन होकर डांस करते रहे। उन्हें कुछ सेकंड्स तक पता ही नहीं चला। और जब तक आग बुझाई गई, उन्हें सिर पर 3rd डिग्री बर्न्स हो चुके थे। ओहो, 3rd डिग्री बर्न्स का दर्द तो अकल्पनीय होता है। नसें डैमेज हो जाती है। हाँ, और इसी भयानक दर्द को सहने के लिए उन्हें भारी पेन किलर्स दिए गए। पेप्सी का ये हादसा सिर्फ एक चोट नहीं थी, बल्कि ये उस दर्द और नशे के जाल की शुरुआत थी जो अंततः उनकी मौत का कारण बनी। और शायद इसी दौर में वो बचपन का घाव भी हरा हो गया, वो नाक का मजाक उड़ाने वाली बात। और फिर शुरू हुआ सर्जरीज का वो अंतहीन सिलसिला। हाँ, 1979 में उन्होंने अपनी पहली नाक की सर्जरी करवाई। बहाना ये था कि रिहर्सल में नाक टूट गई है, लेकिन बाद की सर्जरीज ने उनके चेहरे का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो आईने में अपने पिता की झलक मिटाना चाहते थे, लेकिन जब दुनिया के सबसे मशहूर इंसान का चेहरा इतना बदलने लगे
तो अफवाहें तो उड़नी ही थी। वो ऑक्सीजन चेंबर वाली अफवाह याद है कि वो उम्र बढ़ने से रोकने के लिए उसमें सोते हैं। हाँ, जो कि असल में उनकी खुद की पीआर टीम का ही एक मजाक था जिसे मीडिया ने सच मान लिया। लेकिन सबसे बड़ी अफवाह तो त्वचा के रंग को लेकर थी। बिल्कुल, लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि वो अपनी अफ्रीकन अमेरिकन पहचान छिपा रहे हैं, ब्लीच करके स्किन को गोरा कर रहे हैं। जबकि सच्चाई बहुत अलग और दर्दनाक थी। 1993 में उनके डर्मेटोलॉजिस्ट ने और बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट ने भी साबित किया कि उन्हें विटिलिगो नाम की बीमारी थी, जिससे शरीर पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। एक इंसान जिसे पूरी दुनिया देख रही है, वो अपनी ही स्किन में कॉन्फिडेंस खो रहा था। शुरू में उन्होंने मेकअप से छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब बीमारी फैल गई तो कोई चारा नहीं बचा। तो मतलब वो जो हैट, सर्जिकल मास्क और वो मशहूर दस्ताने पहनते थे, वो कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था। वो अपनी बीमारी और असुरक्षा को छिपाने का एक हताश तरीका था। वो बस दुनिया से छिप रहे थे। और सिर्फ कपड़ों से ही नहीं, छिपने के लिए उन्होंने ईंट और गारे का भी एक कवच बनाया। नेवरलैंड रैंच 1988 में 2700 एकड़ में फैला वो ड्रीम हाउस, जिसमें पूरा चिड़ियाघर, मूवी थिएटर और फेरिस व्हील था। वो पीटर पैन की तरह कभी बड़ा नहीं होना चाहते थे, अपना खोया हुआ बचपन वापस जीना चाहते थे। लेकिन ये एक ऐसा बबल था जहां वो बाहरी दुनिया की नजरों से बचना चाहते थे। पर बच्चों के लिए बनाया गया ये सपनों का महल ही उनका सबसे बड़ा दुस्वप्न बन गया। बिल्कुल। 1993 में जब 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने उन पर यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगाए, पूरी दुनिया सन रह गई। और स्थिति तब और बिगड़ गई जब उनकी खुद की बहन लातोया ने बयान दे दिया कि उसका भाई एक पीडोफाइल है। हालांकि हमें यहाँ तथ्यों को निष्पक्ष रखना चाहिए। लातोया ने बाद में कहा कि उनके पति ने उन पर ये बोलने का दबाव डाला था। हाँ, और वो क्रिमिनल केस भी गवाहों की कमी से बंद हो गया था, जिसके बाद $2.3 करोड़ का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। और इसके 10 साल बाद 2003 में फिर से आरोप लगे। 2005 में ट्रायल चला और अंततः जूरी ने उन्हें निर्दोष करार दिया। हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस तथ्य रख रहे हैं। हाँ। लेकिन इन घटनाओं ने उन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। हाँ, वो गहरे डिप्रेशन, भयानक एंजाइटी और गंभीर इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी के शिकार हो गए। जो इंसान दुनिया पर राज करता था, हाँ। वो अब एक डरा हुआ और नशे पर निर्भर व्यक्ति बन चुका था। वो पेन किलर्स अब मानसिक पीड़ा को सुन करने का जरिया बन गए। और इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ा। मुकदमों के खर्चे और नेवरलैंड के रखरखाव ने उन्हें वित्तीय संकट में धकेल दिया। उन पर करीब 400 से 500 मिलियन डॉलर का भारी कर्ज हो गया। और इसी कर्ज से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपनी आखिरी वापसी यानी दिस इज इट कॉन्सर्ट की घोषणा करनी पड़ी, जिसके 10 लाख टिकट सिर्फ 1 घंटे में बिक गए थे। लेकिन पर्दे के पीछे उनकी हालत बहुत खराब थी। रिहर्सल्स के दौरान उनका शरीर जवाब दे रहा था। इंसोम्निया इतनी भयानक थी कि वो एक बार लगातार 5 दिन तक नहीं सो पाए थे। एक सेकंड रुकिए, 5 दिन? मतलब मेडिकली दिमाग 3 दिन बिना नींद के हेलुसिनेट करने लगता है, इंसान को चीजें दिखने लगती हैं। 5 दिन का मतलब है कि उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला था। बिल्कुल। भारी नींद की दवाइयों ने उनके शरीर पर असर करना ही बंद कर दिया था। और इसी हताशा में एंट्री होती है प्रोपोफॉल की, जिसे वो अपना मिल्क या दूध कहते थे। प्रोपोफॉल तो कोई आम नींद की गोली नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल क्लिनिकल एनेस्थीसिया है। ये अस्पतालों में ऑपरेशंस के वक्त नसों में दिया जाता है, वो भी सख्त मेडिकल निगरानी में। लेकिन माइकल इसे घर पर सोने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। घर पर एनेस्थीसिया बिना किसी प्रॉपर मॉनिटरिंग के? ये तो सचमुच एक टाइम बम पे बैठले जैसा है। और 25 जून 2009 की रात को यही बम फट गया। उस रात वो रिहर्सल से लौटे, बहुत थके हुए थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात भर उनके डॉक्टर कॉनराड मरे ने उन्हें कई तरह की दवाइयां दी, पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर सुबह हताश होकर माइकल ने उसी प्रोपोफॉल की जिद की। और यही डॉक्टर ने वो घातक लापरवाही की। बिना जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट के उन्होंने माइकल की जिद के आगे झुककर प्रोपोफॉल का ड्रिप लगा दिया। जब कुछ ही देर में उनकी सांसें रुकने लगी तो डॉक्टर ने सीपीआर भी गलत तरीके से दिया। कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर था, पर इस्तेमाल नहीं हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात, डॉक्टर ने जानबूझकर मेडिकल टीम को बुलाने में देरी की। एम्बुलेंस को बहुत देर से बुलाया गया और अंततः दोपहर 2:26 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जब ये खबर बाहर आई तो इंटरनेट सचमुच क्रैश हो गया था। गूगल, ट्विटर सब डाउन हो गए थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, 24 घंटे बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में रहने वाला इंसान अपने ही बेडरूम में किसी दवा के ओवरडोज से कैसे मर सकता है?
क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या कोई बड़ी साजिश? साजिश की थ्योरीज तो हमेशा रहेंगी, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट जो सच्चाई दिखाती है वो किसी साजिश से ज्यादा एक इंसान की शारीरिक और मानसिक तबाही की लंबी कहानी है। वो एक रात की घटना नहीं थी, बल्कि दशकों से चले आ रहे ड्रग अब्यूज और स्ट्रेस का अंतिम परिणाम था। बिल्कुल। उनका शरीर अब एक सामान्य शरीर रहा ही नहीं था। तो इस पूरी चर्चा का हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? बाहर से दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे सफल इंसान की कहानी अंदर से एक अंतहीन ट्रेजेडी थी। हाँ, उन्होंने अपने संगीत से पूरी दुनिया का मनोरंजन किया, करोड़ों लोगों को खुशी दी, लेकिन खुद कभी उस सफलता का चैन से आनंद नहीं ले पाए। सही कहा। और उनकी कहानी ये दिखाती है कि जब कोई इंसान भगवान जैसा दर्जा पा लेता है तो वो सिस्टम के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट बन जाता है। और जब तक वो प्रोडक्ट मुनाफा दे रहा है, तब तक किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अंदर का इंसान कितना लहूलुहान है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे बिंदु पर लाकर छोड़ देती है। सोचने वाली बात है कि क्या आज भी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे चाइल्ड स्टार्स को सिर्फ मुनाफे की मशीन की तरह इस्तेमाल करती है? माइकल बचपन से लेकर अपनी मौत तक एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा रहे जिसने उनसे सिर्फ परफॉर्मेंस की मांग की। और जब हम किसी से उसकी सामान्य जिंदगी और उसका बचपन पूरी तरह से छीन लेते हैं और उसे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाकर पूजने लगते हैं,